क्या सच हमेशा हमेशा अच्छा होता है? क्या सच जानना ही सबसे जरूरी है? या शायद सच उतना सीधा है ही नहीं? ये कुछ सवाल हैं जो जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे ने उठाए थे। हाँ, और ये सवाल आज भी उतने ही मायने रखते हैं, कह सकते हैं। आज हम नीचे की बहुत ही प्रभावशाली और थोड़ी विवादास्पद किताब अच्छाई बुराई से परे पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं जो उनके मुख्य विचारों को दिखाते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीत्शे पारंपरिक नैतिकता, दर्शन, यहाँ तक कि सच की हमारी समझ को इतनी ही जोरदार चुनौती क्यों देते हैं। उनका ये कहना कि अच्छाई और बुराई से परे जाना होगा, इसका मतलब क्या है आखिर? हाँ, चलिए देखते हैं। नीत्शे की शुरुआत ही होती है दार्शनिकों पर एक तरह के संदेह से। वो कहते हैं कि ज्यादातर दार्शनिक जो दावा करते हैं कि वो सत्य खोज रहे हैं, हम्म। असल में वो अपने दिल में पहले से बैठे विश्वासों और पूर्वाग्रहों के लिए बस तर्क गढ़ रहे होते हैं। वो ये सवाल उठाते हैं, हमने ये मान ही क्यों लिया कि सच की इच्छा सबसे ऊपर है? क्या बता जीवन के लिए झूठ ज्यादा जरूरी हो? अरे ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ज्ञान की खोज भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। नीचे के हिसाब से बिल्कुल नहीं। यहीं पर उनका वो मशहूर विचार आता है, इच्छा शक्ति या विल टू पावर। इच्छा शक्ति? हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी है क्योंकि ये कहता है कि हमारी हर गतिविधि, यहाँ तक कि ज्ञान खोजने के पीछे भी शक्ति पाने की, अपना प्रभाव बढ़ाने की एक गहरी छिपी हुई इच्छा काम कर रही होती है। तो जिसे हम सच कहते हैं वो अक्सर हमारी अपनी जरूरतों, हमारी इच्छाओं का नतीजा होता है, कोई बाहरी ऑब्जेक्टिव चीज नहीं। अगर हमारी सोच भी हमारी इच्छाओं से चलती है, तो फिर मैं कौन हूं? देकार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। नीचे क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल सहमत नहीं है वो। नीचे देकार्त के इस विचार को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये सोचना कि कोई एक मैं है जो सोच रहा है, ये शायद भाषा का एक भ्रम है। हो सकता है सोच बस हो रही हो, जैसे बिजली चमकती है। अच्छा। हाँ, वो आत्मा को कोई एक स्थिर चीज नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि ये हमारी अलग अलग इच्छाओं, ड्राइव्स, शक्तियों का एक एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। जैसे हमारे अंदर कोई एक बॉस नहीं है, बल्कि कई इच्छाएं हैं जो एक दूसरे पर हावी होना चाहती हैं। वाह, मतलब हमारे अंदर ही एक तरह की जंग चल रही है। और शायद इसी नजरिए से वो नैतिकता को भी देखते हैं। खासकर ईसाई नैतिकता पर उनका हमला तो बहुत फेमस है। हाँ, बहुत तीखा हमला है। वो उसे गुलाम नैतिकता कहते हैं। स्लेव मोरालिटी। गुलाम नैतिकता। तो उनका तर्क है कि ये नैतिकता कमजोरों, दबे हुए लोगों के डर और ईर्ष्या से निकली है। इसमें विनम्रता, दया, आज्ञा मानना, इन गुणों को महान बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गुण बहुसंख्यक कमजोरों को शक्तिशाली लोगों से बचाने में मदद करते हैं। नीत्शे के लिए ये जीवन को दबाने वाली नैतिकता है, लाइफ डिलाइंग। तो फिर इसका उल्टा क्या है? अगर ये गुलाम नैतिकता है तो क्या कोई स्वामी नैतिकता भी है? बिल्कुल, नीचे इसके सामने रखते हैं स्वामी नैतिकता, मास्टर मोरालिटी। ये नैतिकता शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मविश्वासी लोगों से जुड़ी है। अच्छा। यहाँ साहस, रचनात्मकता, स्वास्थ्य और जीवन के लिए एक जोरदार हाँ को महत्व दिया जाता है। यहाँ व्यक्ति अपने मूल्य खुद बनाता है। नीचे का मुख्य पॉइंट यह है कि अच्छा और बुरा ये कोई आसमान से उतरे नियम नहीं है। ये ऐतिहासिक रूप से खास सामाजिक हालात में बने हैं। और अच्छाई बुराई से परे जाने का मतलब है इन पारंपरिक पैमानों से ऊपर उठकर देखना। तो वो सिर्फ नैतिकता पर ही सवाल नहीं उठाते, समाज के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी नजर है। हाँ, उनकी आलोचना हर तरफ जाती है। वो आधुनिक विद्वानों पर भी कटाक्ष करते हैं कि वो भी अक्सर सच की हिम्मत भरी खोज के बजाय समाज में बस सुरक्षा और मान्यता खोजते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दार्शनिकों के बारे में कहा था। और तो और वो राष्ट्रवाद को भी सच्ची संस्कृति और महान आत्मा के विकास में रुकावट मानते थे, क्योंकि महानता किसी देश की सीमा में नहीं बन सकती। उनके कुछ विचार जैसे महिलाओं पर काफी विवादित भी रहे हैं। खैर, इन सब आलोचनाओं के बाद क्या नीचे कोई पॉजिटिव रास्ता भी दिखाते हैं? कोई उम्मीद? हाँ बिल्कुल। वो एक आदर्श की तस्वीर पेश करते हैं, कुलीन आत्मा या नोबल सोल, जिसे अक्सर उबरमेंश या ओवरमैन कहा जाता है। सुपरमैन नहीं, ओवरमैन। ओवरमैन। हाँ, ये भविष्य का एक आदर्श इंसान है। वो व्यक्ति जो समाज के थोपे हुए नैतिक बंधनों से आजाद हो जाता है, जो अपने मूल्य खुद बनाता है, अकेले खड़े होने से डरता नहीं, और जो जीवन को उसकी पूरी समग्रता में सुख और दुख दोनों के साथ पूरी तरह से स्वीकार करता है। इसे ही वो जीवन के प्रति हाँ या अमोर फाती कहते हैं।
अपने भाग्य से प्रेम करना। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अच्छाई बुराई से परे हमें एक तरह से झकझोरती है कि हम अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं, ये समझें कि जिसे हम नॉर्मल नैतिकता मान लेते हैं वो अक्सर कितनी ऐतिहासिक और सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है। बिल्कुल सही। और इसका गहरा संदेश है व्यक्तिगत जिम्मेदारी का, आत्मनिर्माण का। सच्ची नैतिकता किसी बाहरी नियम से नहीं आती, वो हमारे अंदर के संघर्ष, खुद को जांचने, परखने और अपने मूल्यों को खुद बनाने की प्रक्रिया से पैदा होती है। ये वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करता है, खासकर आज के समय में जहां हमें हर तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या सोचना चाहिए। क्या ऐसे में अपने मूल्यों को खुद गढ़ने और शायद भीड़ से अलग खड़े होने का साहस पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है?